नमस्कार। आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के आर्थिक विचारों के बारे में। मैं डॉक्टर सुलोचना मीना, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोंक। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद के एक संपन्न कश्मीरी परिवार में हुआ था। उनके पिता भारत के जाने माने बैरिस्टर पंडित मोतीलाल नेहरू व माता श्रीमती स्वरूप नेहरू थी। नेहरू जी की शिक्षा का प्रारंभ किसी विद्यालय में नहीं हुआ, क्योंकि उनके पिता अपने पुत्र को किसी स्थानीय शिक्षा संस्था के उन प्रभावों से बचाना चाहते थे जिनकी वांछनीयता के प्रति वो शंकालु थे। इस तरह से उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए उनकी व्यवस्था की गई। और जो नेहरू जी थे, उनका जो स्वभाव है वो अपनी माता से उन्होंने अपनी माता से ली स्वभाव में। पिता से व्यवहार की सहनशील शालीनता और श्रीमती एनी बिसेंट से उन्होंने भाषण कला की निपुणता प्राप्त करी। 1905 में 15 वर्ष की अवस्था में उन्हें स्कूल शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, और जहाँ पर स्कूल में उनकी शैक्षणिक गतिविधियों से अनेक शिक्षक काफ़ी प्रभावित हुए और इसके लिए उन्हें इनाम भी दिया गया। अक्टूबर 7 में जवाहरलाल नेहरू ने कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश ले लिया, जहाँ पर ब्रिटेन के कई प्रधानमंत्रियों ने भी शिक्षा प्राप्त की थी कॉलेज की। जवाहरलाल नेहरू ने अध्ययन के लिए विज्ञान के विषयों रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और वनस्पति शास्त्र विज्ञान का चयन किया, परंतु इनकी रुचि इन विषयों तक ही सीमित नहीं थी। कैम्ब्रिज में या छुट्टियों के दिन लंदन में वे ऐसे बहुत से लोगों से मिलते थे जिनसे वे साहित्य, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र आदि विषयों के बारे में बात किया करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने इन सभी विषयों पर जो पुस्तकें थी उनको पढ़ा और अपनी जानकारी अर्जित करी, और इस तरह से जवाहरलाल नेहरू का जो है ज्ञान का क्षेत्र जो है वो बढ़ता गया। और 1916 में जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और 1916 में ही उनका विवाह हुआ। और 1916 में उनका विवाह कमला कौल के साथ हुआ, जो एक साहसी महिला थी और परिवार के सदस्यों के साथ उसने भी स्वतंत्र संग्राम में सम्मिलित हुई और कई बार जेल भी गई। 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के कारण देश की जनता में उत्कट उत्साह व्याप्त हो रहा था। चोरा चोरी नामक स्थान पर हुई हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने आंदोलन के स्थगन के गांधी जी के निर्णय की कड़ी आलोचना भी की थी। और 1926 में जवाहरलाल नेहरू ने यूरोप की यात्रा करी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने यूरोप में हो रहे आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक परिवर्तनों को निकट से देखा, और इस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन में अनेक बार लंबी लंबी जेल यात्राएं भी करी। इन जेल यात्राओं का सार्थक उपयोग उन्होंने लेखन में किया। उन्होंने अपनी कई जो रचनाएं थी वो उन्होंने जेल में ही लिखी, जिसे हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है एक प्रसिद्ध रचना है उनकी, और माई स्टोरी आत्मकथा जो उनकी है वो सब रचनाएं उन्होंने जेल में ही लिखी थी। इस तरह से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू ने उल्लेखनीय भूमिका रही नेहरू जी की, और उन्होंने भी अन्य नेताओं के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1946 में उन्होंने सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला, और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, और 27 मई 1964 को मृत्यु तक वो इस पद पर बने रहे। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने अपना पूरा जीवन जो था भारत के आज़ादी के लिए और उसके सेवा के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। और इस तरह से जीवन जो नेहरू जी के आर्थिक विचार जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि नेहरू जी ने लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में, भारत अर्थशास्त्र के उद्देश्य, आर्थिक नियोजन, औद्योगिकरण, कृषि विकास, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और भारत में विदेशी पूंजी के बारे में किस तरह से अपने विचार दिए। नेहरू जी का कहना था कि लोकतांत्रिक समाजवाद के बिना जो भारत में जो सामाजिक आर्थिक असमानता है इसको हम दूर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता में पूंजीवाद के दोष का निराकरण के लिए उन्होंने
समाजवादी समाज की स्थापना की थी। और नेहरू जी ने प्रारंभ में ही समझ लिया था कि बिना समाजवाद लाए भारतीय अर्थव्यवस्था के जो दोष हैं उसको दूर नहीं कर सकते। और जो समाजवादी विचारधारा थी उनकी, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी विदर इंडिया में मिलते हैं। और इस तरह से 1927 में रूस की यात्रा ने नेहरू जी के समाजवादी विचारधारा को अत्यधिक प्रभावित करा। और इसलिए उनके लिए समाजवाद का अर्थ समानता से था। लेकिन नेहरू जी अच्छी तरह से जानते थे कि एकदम से पूंजीवाद को नष्ट कर समाजवाद नहीं लाया जा सकता, और इसके लिए उन्हें कठोर उपायों का सहारा लेना पड़ेगा, और उसको अपना कर ही वो जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ बढ़ सकते हैं। और जब हम देखते हैं अर्थशास्त्र के उद्देश्य के बारे में, नेहरू एक व्यवहारिक अर्थशास्त्री थे। भारत की आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने समय समय पर अपने आर्थिक विचार प्रकट किए। और नेहरू की ने इस अवधि में राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए जो भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री थे उनसे भी विचार विमर्श किया। और उनका विश्वास था कि भारत जैसे विकासशील देश में की उन्नति तब तक नहीं की जा सकती जब तक भारतवासियों को उनके जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान और अन्य न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए नेहरू के अनुसार अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। और नेहरू जी ने आर्थिक नियोजन के लिए 1950 में आर्थिक नियोजन का गठन किया। और वो कहते थे कि भारत का विकास तभी संभव है जब हम एक आर्थिक नियोजन के अनुसार अपने कार्य को करें, क्योंकि आर्थिक नियोजन के अनुसार कार्य करना अति आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसका नियोजन होना जरूरी है। और क्योंकि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, वो आर्थिक नियोजन के बिना उसका विकास करना संभव नहीं है। इस तरह से औद्योगिकरण पर उन्होंने कहा कि जो भी कोई भी देश है औद्योगिकरण से ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हमें औद्योगिकरण करना पड़ेगा। और इस तरह से जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। और हमारे मशीनीकरण और औद्योगिकरण से ही हम अपने देश को जो एकदम पीछे की तरफ गया हुआ है उसे हम आगे के विकास के रास्ते पर ला सकते हैं। और कृषि विकास के लिए हमें औद्योगिकरण का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कृषि के विकास के लिए जो हमें नए मशीनों की ज़रूरत है वो औद्योगिकरण के बिना संभव नहीं हो सकता। कृषि विकास और औद्योगिकरण एक दूसरे के पूरक मानते हुए ही हम विकास कर सकते हैं। और कृषि विकास के लिए उन्होंने लोगों को जो थे अच्छे औजार उपलब्ध कराने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और कृषि विकास के सिंचाई साधनों के लिए उन्होंने जो है इस पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि कृषि का विकास तभी संभव हो सकता है जब नई तकनीक का हम प्रयोग करें। इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था के बिना, जिसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का होना जरूरी है। और इसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करें और तभी जो है हम विकास कर सकते हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में एकदम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी संभव नहीं है। और हम बात करते हैं कि जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ अगर हम काम करें पूंजीवादी, क्योंकि यहाँ पर पूंजी की कमी है और इस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संभव नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्र जो थे वो सरकारी क्षेत्र में रखे गए और कुछ जो है वो निजी क्षेत्रों में उनका विकास किया गया। और सरकारी और निजी क्षेत्रों के अनुसार मशीनों का और उद्योगों का विकास करा। और इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए हम जो है आर्थिक विकास कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत जो है वो देश का विकास किया जा सकता है। इस तरह से हमें ऐसे विकास कार्यक्रम बनाने चाहिए और इस तरह से कार्यक्रम को आयोजन करके हम जो है देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और भारत में विदेशी पूंजी के लिए नेहरू जी का कहना था कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर विदेशी पूंजी की कमी है, इसलिए हमें विदेशों से पूंजी को आमंत्रित करना चाहिए, विदेशियों को हमारे देश में विनियोग करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि जो है विदेशों से जो हमें तकनीक और पूंजी है उसका सहारा मिल सके। और इस तरह से जो विदेशी पूंजी की जो कमी है, क्योंकि कोई भी देश जब विकास करता है तो उसके पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है और उस पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें भारत में विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना पड़ेगा। और
जो विदेशी पूंजी है उसकी सहायता से ही हम विकास कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेहरू जी ने अपने आर्थिक विचारों में लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में बात करी, अर्थशास्त्र के उद्देश्यों के बारे में और आर्थिक नियोजन का सहारा लिया। औद्योगिकरण पर वो विशेष बल देते थे और किसी विकास को उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण के बिना हम उसको संभव नहीं कर सकते। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को साथ में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आयोजन किया और भारत में विदेशी पूंजी को का स्वागत करते हुए उन्होंने अपने आर्थिक विचार दिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।